Thanking UPSC Time for giving this opportunity. Hi everyone, मेरा नाम चंदना है और मैं हैदराबाद से हूँ। Uh, मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन जर्नी जो रही है, मैंने जो 12th तक की पढ़ाई थी मैंने हैदराबाद में की है। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा में इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने आईआईएम इंदौर से एमबीए किया है। पोस्ट दैट मैंने डेलॉयट में प्राइवेट सेक्टर में 14 मंथ्स जॉब किया है। उसके बाद ही प्रीलिम्स के 1-2 महीने के पहले मैंने रिजाइन किया था और मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था। तो 2020 अटेम्प्ट के थ्रू मुझे रिजर्व लिस्ट में नाम आया था मेरा, जो सेकंड लिस्ट निकलती है मेन लिस्ट के बाद, उसमें मेरा नाम आया था। उससे मुझे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिली। उसके बाद 2022 के एग्जाम मैंने लिखा था, मैंने 2021 नहीं लिखा था। तो 2022 लिखने पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मिला था, ऑल इंडिया रैंक 313 पे। और 2023 अटेम्प्ट मैंने फिर से दिया था सर्विस में ट्रेनिंग करते हुए, और उससे मुझे अभी ऑल इंडिया रैंक 50 मिला है। तो ये मेरा ब्रॉड जर्नी रहा है ये एग्जाम को लेके। एंड इसमें 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 मैं थोड़े पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनकी जो भी जर्नी रही है, जिसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैं आंसर्स की रिस्पॉन्स करूंगी। तो पहले मुझे प्रीलिम्स के बारे में बात करना था। तो प्रीलिम्स, मेंस, इन सब के पहले मैंने जो किया था वो पहले सब सब जो टॉपर्स करते हैं वही किया था। आई टुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड रेड देम एंड री रेड देम एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। तो मुझे ब्रॉडली आपको एक बार दिखाना था कि मैं कैसे एक एक कुछ भी मटेरियल हो, मैं आपको मेंस 365 दिखाने वाली हूँ। बट जो भी मटेरियल हो, मेरी एक स्ट्रैटेजी रही है जिसमें मैं 3-4 बार, एक बार बुक पढ़ने के बाद 3-4 डिफरेंट कलर्स में मार्क करती हूँ, एंड उसके बाद लास्ट रिविजन जो होती है उसमें एक पोस्ट इट का एक मेंशन करती हूँ इस होल पेज में, जो मुझे याद नहीं रहता है। तो हर बुक में जो भी मैंने पढ़ा है एटलीस्ट 5-6 बार ऐसे रिविजन हो चुके हैं, ब्लैक पेन, ब्लू, पिंक। तो हर कलर मेरे लिए एक रिविजन की डिनोशन करती है। तो ये बस मैंने एक एग्जाम्पल दिखाया, बट नॉर्मली जो भी टेक्स्ट बुक्स मैंने रेफर किया है वो सब यही है। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी का मैंने किया था, उसके बाद द स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर एंशिएंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटीज, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ा था, बट मिडिल में काफी चैप्टर स्किप किया था। तो उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मैं द हिंदू न्यूज़पेपर, जो संडे की आर्टिकल्स निकलती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक, मैं वो पढ़ती थी। तो ये मेरे ब्रॉड सोर्सेज हो गए। इसका मैंने 5-6 महीने के बाद तब जाके मैंने थोड़ा सीरियसली आंसर राइटिंग शुरू किया था, जो जो बहुत टाइम इतना अच्छे से तो नहीं हुआ था, इतना सीरियसनेस से नहीं हुआ था मेरा। तो प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तब मैं बहुत सीरियस हो गई थी प्रीलिम्स को लेके। तो उस अटेम्प्ट में मैंने 100 मॉक्स दिया था। तो स्ट्रैटेजी मॉक्स का मेरा ये रहा है कि उस अटेम्प्ट में मैंने बहुत सेक्शनल्स भी दिए थे। तो मैं हर सेक्शनल के बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने कितना किया है, कितने करेक्ट आ रहे हैं, और एरर लॉग, मतलब एक पेज का मैं ये एक एरर लॉग जैसे बनाती थी, जिसमें ये होता है कि मेरे क्या सही हुए और क्या गलत हुए। तो एक ऐसा पेज के नोट्स होते हैं जिसमें मैं अपना मार्क करके रखती थी एरर लॉग का। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। तो ऐसे शीट्स में मैं अपना एरर लॉग बनाती थी, आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, एंड उसमें मल्टीपल रिविजन्स करके आप फिर से टेस्ट दो। तो 100 मॉक्स में तो मल्टीपल मल्टीपल मॉक्स मैंने जो दिया था उसका मैं एरर एवरेज निकाल दिया था एंड में जाके। 100 टेस्ट के बाद जो एवरेज मेरा मार्क्स कितने निकल रहे हैं, मैं मुझे कितना एवरेज अटेम्प्ट करना चाहिए, और लास्ट में कितने मेरे सही गलत क्या है, और किस सब्जेक्ट्स में मेरे ज्यादा आ रहे हैं, मैं जहाँ पर गेस ले सकती हूँ। तो उसके बेसिस मेरे दोनों बार के जो अभी तक प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आए हैं, 2023 का मार्क्स नहीं निकले मेरे, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई किया था। तो 2020 एंड 2023 में, 2020 एंड 2022 में, दोनों में मुझे 105, 108 एंड 105 रेस्पेक्टिवली मिले हैं। तो प्रीलिम्स का मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है, जो मॉक्स का था, क्योंकि सब्जेक्ट्स सब पढ़ते हैं, मैंने 100 मॉक्स दिया था दोनों में। तो बात आती है सी सैट की।
तो मैंने कैट एग्ज़ाम दिया था, तो ब्रॉडली मुझे पता था तो मैंने कभी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, बट दोनों बार मुझे 100 अबव मिले हैं, 103 मिला था 2020 में, 2022 में 112 मिला था। बट 2023 में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 70-75 से ज़्यादा नहीं मिला होगा। तो इससे मैं सबक ये सीखी हूँ कि सीसैट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं स्ट्रैटेजी अगर मैं 2024 देने जाती तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक कर पाऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक का मतलब ये है कि अभी 8 आप पकड़ के चलो कि 7 वीक है। तो 7 वीक में मैं ट्राई करती कि एटलीस्ट 7 मॉक मैं दे पाऊँ और 7 डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के दे पाऊँ, ताकि मैं देख सकूँ कि मैं क्या-क्या क्वेश्चन्स टैकल कर पा रही हूँ और क्या नहीं कर पा रही हूँ। तो goal of CSAT is to ensure that we're able to get to 66. So if I give a mock and I'm able to score 80, I would feel I'm comfortable. And I would also see certain types of questions I'm just not able to handle, be it permutation, combination, और अब अगर इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चंस मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग के हो सकते हो, तो ये मतलब थोड़े क्वेश्चन पैटर्न आप देख के थोड़ा अपना नोट्स बना लीजिए। उस पे ज्यादा ज्यादा फोकस का ये नहीं है कि आप बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको सीसैट का बता रही हूँ, बट अगेन ये सब्जेक्टिविटी क्लॉज है कि ह्यूमैनिटीज के लोग थोड़ा और ज्यादा दे। अगर आप 8-10 के मॉक हो तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो है थोड़ा 15-16 मार्क्स दे, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़े। जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड है एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 मार्क्स आप दे सीसैट का। और जीएस का जो भी मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा है वो मॉक्स का है, तो आप उसमें भी आप थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एक बात हो गई, तो आपकी थोड़ी वीक कुछ एरिया है तो उसका आप कैसे मतलब ये कर सकते हो, वो एक है। तो कमिंग टू मेंस, मेंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 डेज में मेंस नोट्स बनाया था, तो ये एक गलत बात है। आपको पहले ही मेंस नोट्स बना के रखने चाहिए और मेंस के टाइम आपको बहुत रिवाइज करना चाहिए जो भी नोट्स हैं, एंड आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। बट खैर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मेरे पास नोट्स नहीं था, तो मैंने स्क्रैच से उसी टाइम बनाया था और मैंने टेस्ट बहुत दिया था। तो हर अटेम्प्ट में 2020 हो या 2022 हो या 23 हो, मैंने एटलीस्ट 36 मार्क्स दिया था 7 पेपर को मिला के। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स के साथ दिया था, तो मैं टेस्ट को ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाई और टॉपर कॉपी से मैं कंटेंट नहीं उठा पाई। वो मिस्टेक हुआ था मेरे से, बट उसमें मुझे 784 रिटर्न में मिल गया था। तो जीएस का चारों पेपर का मैं स्ट्रैटेजी ये मानती हूँ कि आपको ब्रॉडली रिवाइज करनी चाहिए। जो भी कंटेंट है आपके पास प्रीलिम से, फॉर एग्जांपल जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आपको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। एंड यहाँ पे एनालिटिकल कंसेप्ट आता है, तो आपको थोड़ा फैक्ट होते हुए आपको थोड़ा एनालिटिकली समझना चाहिए। इस बार का क्वेश्चन सपोज आप मान लीजिए गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जी का कंपैरिजन कि उनकी क्या है, तो उसमें आप प्रीलिम्स आपको फैक्ट्स आपको याद रहनी चाहिए, ताकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कितना मतलब क्या डिफरेंसेस थे उनके पर्सपेक्टिव में, कि एक इंटरनेशनलिस्ट थे, एक मतलब कॉज उनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ डिफरेंट क्या क्या सोचे थे और उन्होंने क्या क्या चीजें की। उन्होंने जलियन वाला बाग जब हुआ था, उन्होंने अपना जो भी नाइटहुड है वो वापस कर लिया। तो आपको थोड़े फैक्ट जो है प्रीलिम्स में आपको जो पता है, आपको मेंस के आंसर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए। सो कॉमनैलिटी में मैंने ये पॉइंट लिख दिया था कि गांधी जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी दोनों ने जलियन वाला बाग के टाइम ने उन्होंने दोनों ने क्या किया था। सो कॉमनैलिटी पॉइंट है वो, डिफरेंसेस का आप मतलब ब्रॉडली दिख सकते हो। तो मैं अपना पॉइंट ये बता रही हूँ कि आपको प्रीलिम्स का भी रिवीजन करना चाहिए। तो जीएस 1 की मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैप्स बनाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स मतलब जो भी बना सकते हो आप। तो वो ये इनसे वैल्यू एडिशन होता है। ज्योग्राफी के लिए मस्ट होता है कि आप एक अच्छे से मैप बना पाओ। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो आपको एक मैप बना के दिखाना चाहिए इंडिया में मेजर शुगर इंडस्ट्री, शुगर ग्रोइंग स्टेट्स क्या है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो आपको ब्रॉडली मार्क कर पाना चाहिए। तो ये फैक्ट हो गई। तो जीएस 2 की बात आती है, जीएस 2 में मुझे इस बार 120 मिला है। तो इसका मार्क का मैं मानती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी इम्प्रूवमेंट ये था। नॉर्मली मैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सबको कोट करती हूँ। बट इस बार मैंने बहुत कोर्ट केसेस भी कोट किए। फॉर एग्जाम्पल इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था कि जेंडर जस्टिस के हिसाब से आप रिलेवेंट केस लॉस लिखिए। तो रिलेवेंट केस लॉस बहुत हो गए। तो एक बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिससे आर्मी की परमानेंट कमीशन की बात की गई। तो रिसेंट की केसेस भी आप बहुत देखिए। अभी अभी एक केस था जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वैलिड इवन फॉर नॉट मैरिड वुमेन। सो सम ऑफ दीज केसेस आपको थोड़ा याद करने चाहिए और आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। राइट टू लाइफ के केसेस, हर हर इंस्टेंस पे आपको एटलीस्ट 4-5 केसेस और उनकी ब्रॉड
ब्रॉड क्या है, उनमें क्या आया है लिख के। फॉर एग्जाम्पल मनेका गांधी केस होती है जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट अंडर आर्टिकल 21 हो गई, तो आपको थोड़ा वो ऐसे मतलब डिटेल्स आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। केस लॉस से इम्प्रूव होता है मार्क्स जीएस 2 में, एटलीस्ट पॉलिटी के हिसाब से। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कोट कर दीजिए फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को, या अफेयर्स, अभी ओआरएफ एक फाउंडेशन है जिनकी मतलब थोड़ा रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, आप अगर आपके पास टाइम हो, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको थोड़ा पढ़ना ही चाहिए, तो वो भी आप कोट कर सकते हो। तो इससे एनरिच हो जाती है आंसर। तो सब अगर जनरल आंसर लिख रहे हैं, आप एक दो पॉइंट्स ऐसा भी लिख दे तो आपकी नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई जीएस 2 की। जीएस 3 मेरे हिसाब से बहुत डेटा हैवी पेपर है, तो मुझे 91 ही मिले हैं। एंड आई थिंक एवरेजेस भी अराउंड उसी में है, 85 टू 90 के हिसाब से एवरेजेस है, जिन्होंने थोड़े मतलब मार्क्स इकट्ठा करके एवरेज निकाले। एंड बहुत कम लोगों को 95 के ऊपर मिला है, बहुत कम लोग। तो इसके हिसाब से इसमें मेजर पॉइंट ये है कि डेटा हेवी होना चाहिए। तो डेटा हेवी आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? तो आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऑफ 2 साल, आज इस साल का और लास्ट साल का, अगर आप 2 साल के देखोगे तो मतलब आपको ब्रॉड ट्रेंड समझ आएगा। तो ये डेटा पॉइंट्स आपको अच्छे से आंसर्स में यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का आप कुछ बात आ गया, और या डीबीटी के बात आ गया कि डीबीटी का क्या क्या रोल है इन इम्प्रूविंग इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें क्या है, डीबीटी ने क्या कर दिया कि बेसिकली जो इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीटी ये है कि डिजिटलाइजेशन में हेल्प कर दिया, बट कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है ये अपने बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर हुआ है। तो आप एक बार ये नंबर्स आप देख लीजिए और ये नंबर्स आप अच्छे से यूज कीजिए। तो ये जीएस 3 की बात आ गई। मेजरली एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ये सब मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से नोट्स बनाया था और मैंने काफी रिवाइज किया था। और मेंस 365, जीएस 2, जीएस 3 जो बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स है, इनमें बहुत यूज किया था। तो ये 2 बातें हो गई। फिर उसके बाद जीएस 4। जीएस 4 मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा पेपर है, बट इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 मॉक एग्जाम्स देने पड़ेंगे ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ, क्योंकि बहुत बहुत लेंदी पेपर है एंड बहुत टाइम भी लेती है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। और आपको टॉपर कॉपीज, मेरे हिसाब से टॉपर कॉपीज विशाखा मैडम के, या विशाखा यादव मैडम के, या दिव्या मिश्रा मैम के, इनके इनके टॉपर, इनके आंसर कॉपीज जो है उससे बहुत कंटेंट आती है कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे हमें सिलेबस यूज करनी चाहिए, कैसे कोट करनी चाहिए, कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करनी चाहिए। रीसेंट टाइम्स में आपको करंट अफेयर्स जो लिंक करना होगा, एक होगा एक कांस्टेबल जिसने एक महिला को बचाया था रेलवे ट्रैक से, या बालासोर ट्रेजेडी में जो लोग आके ब्लड डोनेशन किए। मैं बस ब्रॉड एग्जांपल्स बता रही हूँ। आप ऐसे एग्जांपल्स को बहुत इकट्ठा करके एनालाइज करके आप एथिक्स आंसर्स में डालिए। फॉर एग्जांपल इस बार इलेक्शन चल रही है, इलेक्शंस में सिविल सोसाइटी के एग्जांपल्स आप एथिक्स में डाल सकते हो कि सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रही है, वुमेन राजस्थान में क्या कर रहे हैं, वुमेन पूरा एक पूरा सेमिनार, अवेयरनेस सेमिनार करा रहे हैं सिविल सोसाइटी के औरतें फॉर अदर वुमेन। तो ऐसे इनिशिएटिव्स एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग इज द सिटीजन ड्यूटी एंड इट्स एथिकल इंपॉर्टेंट रोल दैट दे आर प्लेइंग। तो ऐसे एग्जांपल्स आप कोट करके आप अपना नोट्स बनाइए, और कितना करंट आप मतलब आप डाल पा रहे हो, दिखाता है कि आप कुछ मगअप करके नहीं, बट आप समझ के डाल रहे हो। तो न्यूज़पेपर फॉलो करना एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी मेरी ऑप्शनल रही है तीनों अटेम्प्ट में, और मुझे तीनों अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 280 आया था, सेकंड अटेम्प्ट में 278 आया था, थर्ड अटेम्प्ट में 283 आया था। तो मैं अपना कंसिस्टेंटली मार्क्स मैनेज कर पाई हूँ। इसका एक ही है कि मैं हर अटेम्प्ट में नोट्स इंप्रूव की हूँ। पहले मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था आईएएस गुरुकुल का, जिससे मेरा नोट्स बना था। तो वो नोट्स को मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, कंसिस्टेंटली वही नोट्स को बहुत रिवाइज किया था। तो उस नोट्स के रिवीजन के चलते मेरे नंबर काफी मतलब उस रिवीजन को मैं बहुत ये मानती हूँ। उसके बाद मैंने जब मेरा प्रीलिम्स निकला था उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 टॉपर कॉपीज एटलीस्ट पढ़ूंगी और समझूंगी। तो उस टाइम मैंने टॉपर कॉपीज जो रेफर किया था वो था नेहा भोसले मैम का कॉपीज, उसके अलावा सृष्टि जैन देशमुख मैम के कॉपीज।
तो एंड धात्री रेड्डी मैम, इन तीनों के कॉपीज मैंने काफी रेफर किया था, तो उसमें से मुझे थोड़े समझ में आए, जो भी आए, तो मैंने उसमें से डायग्राम्स ले लिए थे। डायग्राम्स सृष्टि जैन देशमुख मैम ने काफी माइंड मैप्स अच्छे से बनाए थे, वो सब ले लिए थे, मैंने अपने नोट्स में डाला। तो सिमिलरली नेहा भोसले मैम के नोट्स भी है जो बहुत वैल्यू एनरिचिंग है, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो नोट्स बहुत रेफर करके अपने थिंकर्स हो या कॉन्सेप्ट्स हो, अगर फेमिनाइजेशन हो गया, रीसंस्कृताइजेशन हो गया, दलिताइजेशन हो गया, ये काफी मतलब कॉन्सेप्ट्स है सोशियोलॉजी के, मैंने जो उनके नोट्स है उठाए हैं। तो मतलब टॉपर कॉपी से नोट्स ये मैंने काफी वैल्यू एनरिचमेंट किया है इन दोनों से। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में आते-आते मैंने ये भी किया था कि इस बार टॉपर कॉपीज के अलावा मैंने फोरम एटीएस प्लस जो वैल्यू एडिशन की कोर्स थी, मैंने वो भी लिया है। बट वही है कि 80-20 रूल अप्लाई करती है सोशियोलॉजी में कि आप 20% कर लो, आपको 80% मार्क्स आ जाएंगे, जो 280 के आसपास होगा। बट आपको जो रेस्ट 80% कवर करना होगा, अगर आपको करना होगा, तो उसमें नंबर उतने इजीली नहीं बढ़ते। तो इस बार भी है जो जिन्होंने 310 वैसे नंबर लाए हैं, तो मतलब उन्होंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तो उनकी स्ट्रैटेजी सोशियोलॉजी के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आप मतलब उस लेवल का पढ़ाई आप देख रहे हो। मेरे हिसाब से 280 तक आने के लिए तो स्ट्रैटेजी सिंपल ही रहेगी। तो यही रहेगी कि आप कोर नोट्स बनाओ, रिवाइज करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उससे, और टॉपर के आंसर कॉपीज उठाओ, उनसे कंटेंट उठा के अपने नोट्स में डालो और आप टेस्ट लिखो। तो मैंने हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 8 टेस्ट लिखा था, तो ये है। इसके बाद ऐसे ऐसे तो मैं बहुत कम बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लास्ट अटेम्प्ट में 85 मिले थे और इस बार 116 मिले। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैंने डिफरेंटली क्या किया है, तो उसमें यही है कि मैंने काफी ज्यादा रिव्यूज लिए हैं। जब 85 आया था उस अटेम्प्ट में, उसके पहले अटेम्प्ट में मुझे 128 आए थे, तो मैंने ज्यादा क्रिटिकली नहीं सोचा, या मतलब ज्यादा फीडबैक के बारे में नहीं सोचा। बट जब 85 के बाद मैंने काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म लिया था कि कैसे मैं इंप्रूव कर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी होता है, बैचमेट से हो, सीनियर्स से हो, टॉपर से हो, थोड़े लोगों को कॉपीज भेज के कि प्लीज आप बताओ कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो फीडबैक दिया था ये था कि आप माइंड मैप्स बनाओ थोड़ा, कि टॉपर के कॉपी विक्रम ग्रेवाल सर के हो गए, तो इनके टॉपर, इनकी एनालिसिस देखो आप, वो फ्लो कैसे मैनेज कर रहे हो और क्या क्वेश्चन कर रहे हो एक टॉपिक को, कि काउंटर आइडिया लेके आ रहे हैं, आइडिया जो है वो कैसे मतलब ब्रॉड कर रहे हैं, एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल, एट इंडिया लेवल, एट एन इंटरनेशनल लेवल, मतलब कैसे स्लोली ब्रॉड कर रहे हैं एक आइडिया को आप किस किस लेवल्स पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वो इंपॉर्टेंट सी बात हो गई थी ऐसे के लिए। तो मैं मानती हूँ कि यही प्रैक्टिस थी कि मैं 10 एसेस अच्छे से प्रैक्टिस करके, फीडबैक लेके, इम्प्रूव करके गई थी। बट ये नहीं बता सकती कि क्या एग्ज़ैक्टली वर्कआउट हो गया इस बार, जो लास्ट टाइम वर्कआउट नहीं हुआ था। तो ब्रॉडली ये होता है इस पेपर तक का। एंड उसके बाद इंटरव्यू, ब्रॉडली बता देती हूँ इंटरव्यू का। इंटरव्यू के टाइम बहुत गाइडेंस मिलता है, बट मेरे हिसाब से मेजर फोकस आपको कीवर्ड्स पे रहना चाहिए, जो यूपीएससी मांगती है लोगों से कि ये आप अ, आपसे ये एक्सपेक्ट उम्मीद रहती है उसकी, कि एक मेंटल कैलिबर आप दिखा पाए, मेंटल कैलिबर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट्स, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड इंटेलेक्चुअल मोरल इंटीग्रिटी। सो ये सिलेबस है इंटरव्यू का। तो आप जब इंटरव्यू जाते हैं, आपको ये मल्टीपल बार आपको देखने चाहिए, तो इससे आपको एक बात समझ आती है कि जितना आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उसी हिसाब से करंट अफेयर्स होती है। तो मैंने इस बार ऐसे नोट्स बनाया था जो 10 दिन के करंट अफेयर्स है, जो पूरा पॉलिटी से लेके, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सबसे मतलब जो भी करंट अफेयर्स थे उस 10-15 डेज के, तो मैंने उस पर नोट्स बनाया था। उसके अलावा डैप से भी बहुत नोट्स बनाया था, क्योंकि मेरी 2 सर्विसेज रही है, आईसीएलएस, आईआरएस, उनसे क्वेश्चंस, 2 स्टेट्स, मतलब मैं तेलंगाना से हूँ, मेरे मदर कर्नाटका, तो मतलब 2 स्टेट से क्वेश्चंस। फिर उसके अलावा मेरी हॉबीज जो है बुक रीडिंग एंड कर्नाटिक म्यूजिक, तो उन पे क्वेश्चंस, और इस बार मुझे गाना गाने भी बोल दिया था बोर्ड में। तो मतलब ब्रॉडली डैप आपको कंसंट्रेट करनी ही चाहिए, बट करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस रखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका जो है एप्टीट्यूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स, एनालाइजिंग करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है 180 के अबव एनीथिंग स्कोर करने के लिए। 180 के ऊपर जो भी होती है वो फिर उस दिन का लक बहुत ज्यादा चल जाता है। तो ब्रॉडली ये तीनों स्टेजेस के स्ट्रैटेजी है। 1 मिनट बस मैं चेक करती हूँ और कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें। तो एक और बात है जो मैं नॉर्मली सब एस्पिरेंट को रिकमेंड करती हूँ,
जो ये है कि मैं सिलेबस कार्ड्स रखती हूँ। ओके, ये सिलेबस कार्ड है एसए का। एसए का सिलेबस होता है कीप क्लोज टू द सब्जेक्ट, अरेंज ऑर्डरली आइडियाज, राइट कंसाइजली, मार्क्स आर प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सिमिलरली मैं हर बीट मेरी ऑप्शनल हो, जीएस हो, किसी भी हो, मैं ये कार्ड्स को हर दिन देखती थी। जो जब मेंस लिख रही हूँ वो 100 डेज में आपको ये सिलेबस याद हो जाने चाहिए। तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक एस्पिरेंट के लिए। ऑन अ लॉन्ग टर्म भी आप मतलब कार्ड्स आप सामने रखो अपने लिए, जैसे भी हो, बट हर दिन सिलेबस रिवाइज करो। आपको एटलीस्ट सिलेबस प्रॉपर तरीके से मगअप होना चाहिए and हर वर्ड ऑफ सिलेबस आप 100 वर्ड्स आपको लिखने आना चाहिए। उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बट बेयर मिनिमम आपको ये कर लेना चाहिए। तो ये हो गई मुझे जो बात आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से और मेरी जर्नी के हिसाब से आपको बोलना था। तो बट मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ। एक ये है कि जो एक एस्पिरेंट को और एक ऑफिसर को लाइन जो डिमार्केट होता है वो काफी लक वाली फैक्टर है। सिक्स्थ अटेम्प्ट में इतना एफर्ट, मेरे से भी ज्यादा एफर्ट उन्होंने डाला है, बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, बहुत एफर्ट डाले हैं। और इस साइड नहीं है ये, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाला, उन्होंने काफी एफर्ट डाला, काफी नॉलेजेबल पीपल है, बट इट्स जस्ट उस मिनट में उनका लक नहीं चला, उनको इंटरव्यू में 149 आ गए। तो एक एग्जाम्पल है ये। बट काफी लोग हैं जो डिजर्विंग है और नहीं होते, तो ये लक वाली फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आप ये भी ध्यान में रखो कि दिस इज एन एग्जाम ऑफ लक एंड दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ योर आइडेंटिटी। ये एग्जाम आप आइडेंटिटी मत बनाओ। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज एन एग्जाम। आप ये मत कीजिए कि यूपीएससी ही सब कुछ है। इट्स एन एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन की तरह आप स्ट्रेटेजाइज करो। और आप इसका सोचो कि ये एग्जाम है तो मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। बट ये जिंदगी मत बनाइए। और थर्ड फैक्टर ये है कि ग्लोरिफिकेशन, मुझे ग्लोरीफाई नहीं करना है ये एग्जाम को। एक एग्जाम ही एग्जाम है बस। एंड फोर्थ फैक्टर ये है कि मैं किसी कोचिंग या किसी कोर्स को मुझे एंडोर्स तो करना नहीं है। तो मैंने जो लिया है मुझे आप लोगों को बताना है। बट मेरी स्थिति जो रही है, मैं जॉब कर चुकी हूँ और पेरेंट्स भी मुझे मतलब काफी सपोर्ट किए, तो मुझे इन सब की प्रॉब्लम नहीं रही है। बट मैं समझती हूँ काफी एस्पिरेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। काफी टॉपर्स ने अपने इकोनॉमिक सिचुएशन और उन्होंने कैसे हैंडल किया है वो भी बताया है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज आप एक बार देख सकते हो। मैं तो किसी कोर्स का रिकमेंड नहीं करती हूँ। बस यही डिस्क्लेमर मुझे डालना था। इससे मैं मेन पार्ट जो मुझे अपना जर्नी के बारे में बताना था वो मैंने वो खत्म कर दिया। मुझे बस अब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आई थैंक यू फॉर पीपल जिन्होंने कंग्रेचुलेट किया है, ये काफी थैंक यू सो मच। डिड यू प्रिपेयर मॉडल आंसर्स सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? मैं इसका बताना चाहती हूँ कि थोड़े क्वेश्चंस के किए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट 3-4 टॉपिक्स जो है उसमें क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम आते हैं। सोशियोलॉजी एंड साइंस, इनमें मैंने मॉडल आंसर्स नहीं बनाए। बट मैंने सोशियोलॉजी एंड स्ट्रैटिफिकेशन की जो टॉपिक होती है, 6th टॉपिक, उसके मॉडल आंसर्स के कंटेंट बनाए, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी डायनामिक आ रहे हैं कि हाउ इज द रिलेशन बिटवीन रेस एंड क्लास चेंजिंग, ऐसे क्वेश्चंस, आइडेंटिटी। सो उस क्वेश्चंस पे बनाए थे। पॉलिटिक्स पे बनाए थे, सोशल चेंज। तो 3-4 टॉपिक्स पे बनाए थे। स्टार्टिंग वाले पे नहीं बनाए थे क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें। सो मैम विच अटेम्प्ट? मेरी थर्ड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईसीएलएस आया था, सेकंड अटेम्प्ट में आईआरएस आया था, थर्ड अटेम्प्ट में अभी ऑल इंडिया रैंक 50 है। बुक लिस्ट, बुक लिस्ट में एक काम करती हूँ, आपको शेयर कर देती हूँ। बट ब्रॉडली बुक लिस्ट सब टॉपर्स की तरह सेम ही है। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डाल देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला है। इसमें मैंने अपने बुक सोर्सेस दे दिए हैं जिन्होंने बुक सोर्सेस का पूछा। मैम प्लीज elaborate on NCRTs, how to start, basic foundation, remembering everything, how you approach each subject, kindly include this point मैम। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया NCRTs मैंने जब शुरू किया था, फर्स्ट रीडिंग एक स्टोरी बुक की तरह, कि ब्रॉडली क्या बताना जा रहे हैं हर टेक्स्ट बुक में, बीट पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन तीनों में। तो मैंने ब्रॉडली एक बार पढ़ा। फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैंने जब रीडिंग के लिए मैं गई तो उसमें मैंने मार्क करना शुरू कर दी, जो एक हाइलाइटर को लेकर। फर्स्ट रीडिंग के लिए डिफरेंट हाइलाइटर,
तो इसमें मुझे बस वर्ड्स या सेंटेंसेस मेरे हिसाब से मुझे जो याद करना था मैंने वो किया। फिर सेकंड रीडिंग सेकंड हाइलाइटर के साथ किया था। फिर थर्ड रीडिंग में जब आ गई तो उसमें मैंने एक पोस्ट-इट डाला था साइड पे। तो उस पोस्ट-इट में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे उस पेज से याद करने थे या 2-2 3-3 पेजेस पे जो याद करने थे। फाइनल 4th 5th टाइम तक मैंने जो रीडिंग पे मैं आ गई, तो उसमें मैंने साइड पोस्ट-इट डालना शुरू की क्योंकि उसमें मुझे याद जो करना था वो 1-2 पॉइंट्स ही थे। फॉर एग्जांपल पॉलिटी टेक्स्ट बुक पढ़ते-पढ़ते तो ब्रॉडली मुझे समझ आ गया फंडामेंटल राइट्स बट उसमें उन्होंने एक केस ये मनेका गांधी का केस या इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस छोटे बॉक्सेस में डाल दिए। तो मैंने वो अपने साइड नोट्स पे डाल दिए। तो उसके बाद जो ये है लास्ट लास्ट जो होता है मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिए अपना जो भी एक एनसीईआरटी से मुझे जो कंटेंट याद करना था शॉर्ट नोट मतलब एक पेज में मेरे हिसाब से जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एग्जांपल उस टाइम मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद सेकंड 5 ईयर प्लान मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि उसमें काफी चीजें हुए महालनोबिस प्लान हो गई जो भी वो सेकंड प्लान को जैसे बोलते हैं तो मैंने वो नोट कर लिया क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता तो मैंने शॉर्ट नोट्स भी अपना बना लिए तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ो तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के लिए आप अपना मैकेनिज्म डिवाइस करो मेरे हिसाब से कलर पेन्स हो गए पोस्टिट्स हो गए साइड पोस्टिट्स हो गए थोड़ा स्मॉल शॉर्ट नोट मतलब आप टेक्स्ट बुक पूरा मत कॉपी कीजिए आप थोड़ा मतलब छोटा एक पेज में आपको पूरा मतलब जो भी उस बुक का जो भी है वो कवर करना चाहिए बट मैंने साइंस नहीं पढ़ा था तो मैंने पॉलिटी पढ़ा था पॉलिटी बट मैंने स्टोरी जैसा पढ़ा उससे शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया तो लक्ष्मीकांत पे डिपेंड किया था मॉडर्न हिस्ट्री का जो पढ़ा था वो स्पेक्ट्रम पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया था मॉडर्न हिस्ट्री से भी नोट्स नहीं बनाया एंशियंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री का मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा और उससे मैंने नोट्स बनाया तो उससे मैंने ऐसे छोटे छोटे नोट्स जैसा बना लिए थे अपना जो ऐसे होते हैं एक पेज के नोट्स जैसे ये आर्ट एंड कल्चर के 365 के नोट्स है ऐसे ही टेक्स्ट बुक्स के भी मेरे नोट्स है एक एक पेज दो दो पेजेस के होंगे और बहुत सिंपल मतलब मुझे सब कुछ नहीं वर्ड्स हो गए लोग हो गए वैसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी वैसे ही सब कुछ नहीं ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि मल्टीपल रिविजन के लिए आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए उसको फिर नेक्स्ट रिसोर्सेज आर नोन बट हाउ टू रीड देम वाली ये पॉइंट मैंने अभी कवर की है तो आप थोड़ा रीडिंग आप देख सकते हो मेरे हिसाब से देयर इज वन मोर ऑप्शन मैंने देखा है स्पेक्ट्रम की ऑडियो भी अवेलेबल है जहाँ पे स्पेक्ट्रम कवर कर रही जा रही है जिसमें लोग पढ़ रहे हैं और आप सुन रहे हैं तो मतलब आप अगर देर आर सर्टेन डेज आप जिसमें आप बहुत सैचुरेटेड हो तो आप ऑडियो बुक जैसे किसी तरह आप सुन सकते हो तो एक और हो गई आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो जैसे मैंने दिखाया है तो उसमें आप कंटेंट लिख के याद जो करनी है वो डबल टाइम ट्रिपल टाइम्स आप रिवाइज कर सकते हो तो आपको थोड़ा इनोवेटिवली होके आपको देखना चाहिए मेरे हिसाब से मेरे लिए ये वर्क किया था जिसमें मैं मल्टीपल पेन्स यूज करती हूँ हाइलाइटर्स यूज करती हूँ फ्लैश कार्ड्स यूज करती हूँ पोस्टिट्स यूज करती हूँ ये मैं 4 डिफरेंट रिविजन के लिए रखती हूँ एक रिविजन के लिए नहीं तो आप अपना रिविजन स्ट्रैटेजी आप उसी हिसाब से आप भी देखिए आपको जो जो मतलब सही लगे आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला था यहाँ मेरा मोटिवेशन सोर्स थे मतलब मुझे ऑफिसर्स जो काम किए हैं अभी तक उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिला है गौरव अग्रवाल सर जो है मेरे लिए काफी इंस्पिरेशनल है बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे घर पे भी मिला है मेरे ग्रैंडफादर आईएएस सर्व कर चुके हैं अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में तो मतलब घर से भी मेरा मोटिवेशन था फिर मैम बार बार गिव अप करने का दिल करता है इसका मैं यही बताऊंगी कि ये एग्जाम में हर किसी को रैंक 1 से लेके रैंक 1000 तक हर किसी को कभी ना कभी मेरे हिसाब से लगा है मैं सबका मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ बट इन जनरल मुझे लगता है सबको कहीं ना कहीं फील हुआ है जो फर्स्ट अटेम्प्टर नहीं है जो फर्स्ट अटेम्प्टर है उनको भी कहीं ना कहीं लगा है कि व्हाट इफ मेरा कभी ना निकले तो आपको अपने आप को ऐसे फेस जब होता है तो आप दो चीजें कर सकते हो वन एक ये ट्रांजिशनरी फेस हो सकता है कि आपको कुछ मॉक में कम आ गया हो या आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा हो या आप पढ़ नहीं पा रहे हो कंसंट्रेशन लेके तो उस स्टेजेस में आपको ये करना चाहिए कि 2-3 दिन आप बिल्कुल ना पढ़े मतलब आप थोड़ा अपना माइंड को कंप्लीटली किसी और चीज में डालें कि आप फ्रेंड से ही बात कर रहे हो पेरेंट्स से मिल के आ रहे हो या कुछ हॉबी परस्यू कर रहे हो मेरे पीछे एक वीणा है तो आपको पता है मैं भी मतलब ऐसे ही स्टेजेस पे गुजर चुकी हूँ जिसमें मुझे लगता था कि ये एग्जाम शायद मेरे से नहीं होने वाला बट
हॉबीज पे मैं टाइम स्पेंड कर लेती थी और उस दिनों में मैं थोड़ा जल्दी खत्म कर लेती थी, बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं फ्रेश जब उठती हूँ मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो आपको भी ऐसी स्ट्रैटेजी आपके लिए खुद के लिए देखना चाहिए। गिव अप करना, एग्जाम पे गिव अप करने का दो चीजें होती है, एक होती है गिव अप करना क्योंकि आपको लगता है आप हार जाओगे, तो उस प्लेस में मैं रेकमेंड नहीं करती आप गिव अप करें, क्योंकि ये मतलब आपकी टेस्ट होती है आपकी करेज की और आप कैसे अपने आप को पिकअप कर सकते हो। सेकंड पार्ट होती है गिव अप की, जब आपको लगता है कि मैंने अपना सब कुछ कर लिया और नहीं हो रहा है, तो उस फेज में आपको री-एम्फसाइज़ करना चाहिए कि ठीक है, ये एग्ज़ाम नहीं है तो मैं कुछ और कर लूँगा और कर लूँगी जो भी, एंड आई विल डू मच बेटर इन लाइफ। तो उस फेज में आई सपोर्ट यू 100%। तो व्हेन यू स्टॉप दिस एग्जामिनेशन देन यू विल डू सो मेनी मोर बेटर थिंग्स। या काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो कर कर सकते हो। तो ये आप अपना स्ट्रैटेजी एक बार देख लीजिए, बट ऑल द बेस्ट, आई एम श्योर यू विल डू एक्सट्रीमली वेल इन लाइफ। अ, फिर मैम योर टेलीग्राम चैनल, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है। फिर टेस्ट सीरीज से नोट्स बनाना कितना फ्रूटफुल है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस? सी टेस्ट सीरीज से नोट्स बनाना ऐसा होता है कि आप एरर लॉग बनाइए। मैं नहीं बोलती हूँ कि आप नोट्स बनाइए। आप अगर एक क्वेश्चन पेपर देते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपने एक मॉक दे दिया 100 क्वेश्चंस वाला, आपको शायद 40-50 गलत आ गए। तो आप उसी से नोट्स बनाइए, हर चीज़ नहीं बना सकते, कि ऐसे चीज़ों का बनाइए जिसमें आपको लगता है आप इम्प्रूव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ स्पीसीज का नाम देखूंगी उस मॉक में, मेरा जो गलत हुआ है मैं शायद उसका नोट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं वो स्पीसीज रट के भी मेरे फाइनल में कुछ होना नहीं है उस स्पीसीज से। बट अगर मेरा पंचायती राज जैसे टॉपिक में कुछ गलत आ गया, या फूड वेब फूड चेन में गलत आ गया, या साइंस एंड टेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ गलत आ गया, तो ऐसे टॉपिक्स का मैं नोट कर लूंगी और उसको मैं रिवाइज करूंगी बार बार। बट मैं एक सेंटेंस, मुझे पूरा उनके वन पैराग्राफ के जो भी कंटेंट होगा मैं उससे एक सेंटेंस उठाऊंगी जो फैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, सोरा एआई जो है वो वीडियो एआई है, और मैंने शायद मार्क किया कि सोरा एआई कुछ और एआई है। मुझे पूरा उसकी कहानी नहीं जाननी, मुझे ये जाननी है कि देयर इज अ वीडियो, देयर इज अ टेक्स्ट टू वीडियो एआई, इतना बस, वन लाइन। तो आप नोट्स जब बनाते हैं बहुत क्रिस्प बनाइए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। सो एक टेस्ट का मैं जब करती थी, आई यूज्ड टू गेट 30 रॉन्ग इन अ ब्रॉडली एवरेज 30-35 रॉन्ग। तो 30-35 रॉन्ग में आई कांट नोट डाउन एवरीथिंग, मुझे एक पेज में 30-35 लानी है। तो उसमें मेरी जो नोट्स होती थी वो वन लाइन नोट होती थी, कि मॉडर्न हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, रैले कमीशन, इट वाज रिलेटेड टू व्हाट, बस मुझे रैले कमीशन की पूरी जो साल ये सब नहीं, उसमें जो गलत हुआ है उतना। जब नेक्स्ट टाइम जब पढ़ रही हूँ कहीं और वो क्वेश्चन आया है, इसी क्वेश्चन में आके मैं ऐड कर लूंगी कि ये 1928 की कमिटी है, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो मैं बस ब्रॉडली बता रही हूँ। मेन से जब होती है, मेन्स आप अपना आंसर लिखिए, उस पे आप टॉपर कॉपी से कंटेंट उठाइए इंस्टेड ऑफ मेन्स के जो भी आंसर्स है। टॉपर कॉपी से आप डायग्राम्स, टॉपर कॉपी से वर्ड्स, एसडीजीज, उन्होंने आंसर में कैसे इनोवेटिवली लिखा है। हर टॉप एक कॉपी होगा जो टॉप किया है उस मॉक में, तो उस कॉपी को आप उठा के कीजिए इंस्टेड ऑफ मॉडल आंसर, ये मेरी रिकमेंडेशन है। उससे भी आप एक एक वर्ड, दो दो वर्ड, आप पूरा आंसर मत लिखिए, एक एक वर्ड। क्योंकि अगर मैं एक आंसर पार्लियामेंट्री प्रोडक्टिविटी पे देखती हूँ किसी टॉपर का, एंड उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कुछ परसेंटेज कि इतना 77% ऑफ बिल्स ऐसे है जिन्होंने पास नहीं किया इस 17 लोकसभा, मुझे बस 77% उठाना है, मुझे हर पूरा सेंटेंस नहीं उठाना है। तो आप भी बहुत क्रिस्प चीजें उठाइए जो आप रिवाइज कर सकते हो और रिप्रोड्यूस कर सकते हो अपने आंसर्स में, ये याद रखिए। आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी टेस्ट नोट्स? आपने कौन सी मिस्टेक्स करी थी मैम? मिस्टेक्स मेरे, ये बताना है, मेरे मिस्टेक्स है। वन, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने सही गाइडेंस पूरा नहीं लिया था। मैं काफी खुद से करना चाह रही थी और गाइडेंस नहीं लिया था। मैं अभी भी बहुत रिग्रेट करती हूँ कि कोई मुझे गाइड कर लेता तो चीजें मेरे लिए काफी स्ट्रीमलाइन होती। सेकंड होती है मटेरियल, मैंने बहुत ज्यादा मटेरियल कलेक्ट किया है जिसका मैंने 5-10% से ज्यादा नहीं पढ़ा है। तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप कुछ खरीदने जाओ तो 10-15 टाइम सोचिए, क्योंकि उसमें से आपको जितना पढ़ना होगा वो बहुत कम होगा। तो आप बहुत कम खरीदे ताकि आपको बहुत कम गिल्ट रहे, क्योंकि इतना मटेरियल देख के आपको और स्ट्रेस हो जाता है कि मैं ये नहीं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, ऐसे चीजें। सो प्लीज बी माइंडफुल अबाउट व्हाट यू बाय। थर्ड थिंग होती है, मैंने जो गलती की है, बहुत हेस्टी डिसीजन था कि आई विल डू वन अटेम्प्ट एंड आउट। मैंने 2021 कभी अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था 2020 में समझ आएगा इन और आउट एंड मैं चली जाऊंगी प्राइवेट में जॉब करने। बट स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग दिस एग्जाम नीड्स एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स। नॉर्मल कर्व आप जब ड्रॉ करोगे उसमें जो होंगे प्रपोर्शन, जो हु मेक इट इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आर वेरी लेस एंड हु मेक इट इन सिक्स्थ अटेम्प्ट आल्सो वेरी लेस। पीपल हु मेक इट इनटू दिस एग्जाम आर लाइक मी, हु आर अ थर्ड अटेम्प्टर।
इतना मतलब टाइम लग ही जाता है, 4 साल तो मिनिमम लग जाते हैं 3 अटेम्प्ट देने में। मुझे तो 5 साल लग गए क्योंकि मैंने 1 अटेम्प्ट स्किप किया था। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहती है कि आप थोड़ा समझिए, hasty मत रहिए। और 4th चीज़ मेरी गिल्ट की जो मिस्टेक या गिल्ट जो भी है, वो ये भी है कि सर्विस ट्रेनिंग के साथ जब पढ़ते हैं, तो दोनों बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि सर्विस ट्रेनिंग में आपको बहुत अ, रहता है कि आपको गवर्नमेंट पे कर रही है टू डू अ ड्यूटी एंड उसी टाइम आप पढ़ भी रहे हो अपना पर्सनल एम्बिशन के साथ। तो कैसे अपना ड्यूटी और पर्सनल एम्बिशन को कैसे बैलेंस करोगे? तो इस बार इसलिए मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव का सोचा था क्योंकि 2 साल मैंने सर्विस में रहते-रहते 2 अटेम्प्ट दिए एंड दोनों में काफ़ी मेंटल प्रेशर था क्योंकि दोनों बैलेंस में सही से नहीं कर पाई। तो मेरे लिए वो भी एक गिल्ट फैक्टर है। व्हाट इफ मैंने आईसीएलएस में भी यूएल ले लिया होता तो कैसे मैं अच्छे से जस्टिस कर पाती एग्जाम को और एट अर्ली एज कर पाती। ये मेरी मिस्टेक्स रही है। तो आप थोड़ा सोच के डिसीजंस लीजिए और थोड़ा मेंटरशिप और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी लीजिए। और मैंने अपना ऐसे का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं लिया था जब कोई दे रहा था मुझे कि ये गलत है, ये इतने अच्छा नहीं है, तो मैंने उनको बोला मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में तो 128 आए, तो मुझे इतना नहीं है। बट मैं अभी मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ क्योंकि मैं अगर वो अटेम्प्ट में ऐसे पे फोकस करती, वो 85 अगर 100 भी आ जाता तो उसी साल आईएएस आ जाता। तो ऐसे आप भी थोड़ा कंस्ट्रक्टिव, सबका नहीं लेना है, बट जो आपको जेन्युइन लगे उनका क्रिटिसिज्म लेके आप वर्क कीजिए उस पे ताकि वो आपको पूरा उसको स्ट्रेंथ नहीं बनाना बट वीकनेस ना रहे इस आइडिया से। कांग्रेचुलेशंस मैम। हाय मैम, प्री के लिए रोड मैप बता दीजिए और क्या मिस्टेक नहीं करना आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग द सिलेबस। प्री के लिए रोड मैप यही है कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मेरे हिसाब से आप टेस्ट देना शुरू कीजिए। टेस्ट का मैंने प्रोसेस समझाया है आपको कि टेस्ट आप 2 घंटे, मेरे हिसाब से 9:30 टू 11:30 उसी टाइम जो सही में टेस्ट होगा उसी टाइम पे आप दीजिए। एंड उसी में देने के बाद हाफ एन आवर या 1 आवर आप ब्रेक लीजिए, फिर वापस आके क्वेश्चंस आपके माइंड में फ्रेश है तो आप एक बार चेक करके जहां पे भी आप गलत हुए हो और जो रेक्टिफाई किया जा सकता हो, पॉलिटी, इकोनॉमी, जहां पे भी वो टॉपिक, उस टॉपिक के हिसाब से आप एरर लॉग बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट टेस्ट से जाते पहले सुबह उठ के वो देख के फिर टेस्ट देना। तो आपकी फोकस यही रहेगी कि जो मिस्टेक्स पहले हुए वो रिपीट ना हो और आपकी एक्यूरेसी ग्रेजुअली बढ़ता जाए। एट द एंड ऑफ द डे आपको इस पे आना है कि आप अगर 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 60 सही है, 30 गलत है एंड आप गुड हो। एंड अगर कट ऑफ इतना कम जाए कि 75 77 इस लेवल पे जाए कट ऑफ, तो आपके हिसाब से तो और थोड़ा एक्यूरेसी कम भी हो सकती है। बस रोड मैप यही है कि आप थोड़ा मॉक्स ज्यादा कीजिए एंड आप रिवाइज भी कीजिए जो भी गलत हो रहा है। ये नहीं कि आप बस मॉक्स दे के आप छोड़ दो, बट आप थोड़ा रिवाइज भी कीजिए। तो रोड मैप यही रहेगी मेरे हिसाब से। आज से लेके एग्जाम तक कितने दिन है? ब्रॉडली 30 डेज, 16, 46, 46 आज 6 दिन मिला दो, तो 50 डेज में आप मान के चलिए कि आप 30 टेस्ट दे दीजिए। 30 टेस्ट आप अच्छे से रिवाइज भी कीजिए। तो मेरे हिसाब से ये ब्रॉड हो गया, बट आपको इससे थोड़ा ज्यादा करना है तो 40 टेस्ट कीजिए। बट मेरे हिसाब से जून 1 के बाद आप किसी भी टेस्ट ना करें, उसके बाद बस रिवाइज करें। जो भी एरर लॉग्स है, जो भी शॉर्ट नोट्स है, जो भी टेक्स्ट बुक्स है, आपने जो पढ़ा है वही बार 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 आप रिवाइज कीजिए। वो काफी आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा एंड आप सी सैट पे भी फोकस रखिए। हाउ टू क्लियर प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट। मैं यही बताना चाहती हूँ, प्री इन फर्स्ट अटेम्प्ट आपको मॉक्स करने चाहिए, डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के मॉक्स करने चाहिए। बट उसके अलावा भी आप ये याद रखिए कि प्रीलिम्स बहुत तुक्के की बात भी हो जाती है, काफी लक की बात। वन क्वेश्चन हियर एंड देयर एंड यू आर आउट, एंड you're in or you're out. So ऐसे चीजों में please be also sure that there are way too many people who have not been able to do it in their first attempt. So there is nothing like that. तो मतलब आप थोड़ा be a little more stable and balanced कि आई विल डू माई बेस्ट। जो होती है कि आप बहुत पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, बार बार यू रिवाइज द सेम थिंग एंड यू गिवन योर मॉक एग्जामिनेशंस, सो द डे यू आर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन यू आर गोइंग इन विद वेरी गुड कॉन्फिडेंस। So any first attempter I have seen, they have gone to the exam hall with very strong confidence कि I have done my best, I have done my best and मुझे तो इसमें होना चाहिए। This kind of confidence can only happen when you have done enough mock examinations. So please जीएस हो या सीसैट हो, आप ऐसे मॉक्स करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कीजिए। और अटेम्प्ट का मतलब नंबर आप साइड में छोड़ दीजिए। एज लॉन्ग एज यू एंटर लाइक दिस, आई एम कॉन्फिडेंट दैट यू विल क्लियर प्रीलिम्स। सीसैट की स्टडी कैसे करें? मैं जेन्युइनली ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने सीसैट की पढ़ाई नहीं की है। आई हैव नॉट डन एनी स्पेसिफिक थिंग फॉर सीसैट बिकॉज मैंने कैट लिखी है। बट
इफ आई वर टू गिव 2024, मेरी अप्रोच यही रहेगी कि हर संडे एट 2:30 to 4:30 वाला स्लॉट में आई विल गिव अ मॉक, सो दैट इज 7 वीक्स का मॉक। एंड उस 7 वीक्स के मॉक में आई वुड ट्राई टू मेक एन एरर लॉग, एंड आई वुड ट्राई टू सी इफ आई एम एटलीस्ट स्कोरिंग 80 comfortably. If I'm not able to do that, I will pick question types in it. For example, permutation combination हो गई और मैं solve नहीं कर पा रही हूँ, or work done, 10-12 people do work in so many days, and how much work will be done by 6 people. So ऐसे question अगर I'm not able to solve, I'll pick that question, I will see the solution to it, and I'll understand ऐसे question कैसे solve किया जाता है. ओके, सो उससे मैं एक नोट बना के रखूंगी, एंड ऐसे मैं नोट्स बना के रखूंगी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को जो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहे. मुझे पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, मुझे बस क्वेश्चंस के फोकस में जाना है कि मेरे मेरे से कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. बट अगेन, ह्यूमैनिटीज पीपल, आई थिंक यू शुड डू अ लिटिल मोर एफर्ट इनटू स्टडीइंग द टॉपिक आल्सो. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कैन जस्ट बी आउट ऑफ द प्लेस फॉर सम एंड सो ऑन. तो मतलब उसका ब्रॉड बेसिक्स आप समझिए, बट मेरे फोकस ये है कि आप क्वेश्चंस पे फोकस कीजिए. सी द क्वेश्चन टाइप, and if you're not able to do it, then see the question type in different books. Abhi jo RS Agarwal, some of these maths books, logical reasoning books, उसमें से भी आप question type को practice कर सकते हैं कि I'll take this question but a different type of this question and I will try it. तो मतलब आप बहुत practice पे focus कीजिए instead of reading anything for CSAT. Ma'am, if it is not understandable, then which resource helps subject wise like Spectrum? Not understandable. आई पर्सनली थिंक स्पेक्ट्रम जैसे सब्जेक्ट्स जो है वो काफी सिंपल बनाए गए हैं. अगर आपको लग रहा है कि वो समझ नहीं आ रहे, तो मार्केट में उसका भी शॉर्ट कॉपीज है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो फिर आप स्टोरी की तरह पढ़िए. तो मेरे हिसाब से तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री फिर एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए. एक स्टोरी की तरह वो स्टार्ट होती है औरंगजेब की डेथ से लेके वो एंड तक जाती है, जिसमें वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और उसके बाद क्या क्या सिनेरियो रहा है. तो आप ऐसे स्टोरी की तरह पहले पढ़िए, तो उसके बाद आपको थोड़ा फ्लो समझ आएगा, उसके बाद आप स्पेक्ट्रम पे चलिए. ये मेरे सजेशन रहेगी. वैल्यू एडिशन कहाँ से करना है, तो मैंने वही समझाया है. वैल्यू एडिशन मेरे हिसाब से एक न्यूज होगी तो आप इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन, द हिंदू एक्सप्लेन, ये दोनों आप मान के चलो, इससे आपको काफी वैल्यू एडिशन हो जाएगी. इसके अलावा न्यूज फॉलो करने से अलावा मेन 365 मेरी सोर्स रही है जिससे मैं कंटेंट उठा के अपने नोट्स में डालती हूँ. थर्ड होगी टॉपर कॉपीज. आप पहले रैंक, मैं सब रैंकर्स का नहीं बोलती हूँ, बट जीएस जिन्होंने टॉप किया है, काफी अच्छे नंबर लाए, इस बार के रैंक 1 की कॉपी हो गई, या लास्ट टाइम की रैंक 180s में गोल्डी गुप्ता सर थे, उनके नोट्स काफी काफी ज्यादा अच्छे थे. उनके 457 जीएस में मिले थे, तो मैंने उनके कॉपीज से भी थोड़ा कंटेंट उठाया था. तो आप टॉपर कॉपीज को भी ये कीजिए. उसके अलावा एसडीजीज हो गए, या नीति आयोग की वेबसाइट काफी अच्छी वेबसाइट है वैल्यू एडिशन के लिए. गवर्नमेंट वेबसाइट्स, अगर आपकी थोड़ी टाइम रहेगी, आप पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो वेबसाइट पीआईबी गवर्नमेंट वेबसाइट है, वो उसमें काफी डेटा पॉइंट्स आते हैं, जो भी गवर्नमेंट की डेटा पॉइंट्स होते हैं वो उससे भी वैल्यू एडिशन कीजिए. तो ये ब्रॉडली थोड़े सोर्सेस हो गए. तो आप बट ग्रेजुअली कीजिए, एकदम से वैल्यू एडिशन नहीं. पहले आप ब्रॉड बेसिक नोट्स बनाइए, उस पे वैल्यू एडिशन करते जाइए. टॉपर कॉपीज या मेन 365 या न्यूज़पेपर, तो आप अपना ये करते जाइए. फिर उसके बाद यू श्योर ऑफ गिविंग यूपीएससी बिफोर गोइंग फॉर एमबीए. दिस इज I was not sure. I didn't have the confidence. First, that I never cleared JEE. So in my head, it was always that if you cleared one competitive examination like JEE Advanced, you will have a lot more confidence. I just passed JEE mains. I didn't get JEE Advanced. So I was very underconfident competition को लेके कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. But मेरे लिए CAT या जीआरई, जो मैंने जो दो एग्जाम दिए थे, वो काफी मुझे कॉन्फिडेंस दिए. सो आई थिंक बिफोर एमबीए नो, but during MBA, I thought, okay, ठीक है, मेरे CAT scores are good. I had a decent CAT score, so around 96.83, which was almost near 97. So it's a good score in CAT. In my first attempt, and मैंने मतलब I felt very confident कि if I had to take up this examination, I might be able to do justice. So it depends आपकी confidence. मेरे हिसाब से now I genuinely think वो गलत फहमी है कि कोई IIT JEE नहीं कर पाया तो ये नहीं, मतलब कोई correlation है नहीं. वो मेरी गलती थी ऐसा सोचने का. तो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इस पे होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, मुझे कितना आइडियल टाइम लगेगा. सबको सेम टाइम नहीं लगता. थोड़े लोगों को 2 साल लगेंगे, थोड़े लोगों को 4 साल लगेंगे उस लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी पे आने पे. आपको रियलिस्टिकली अपने हेड में पता होना चाहिए. मेरे हिसाब से मेरे शायद 3 इयर्स मिनिमम लगते, बट मैं थोड़ा ये थी कि मैं 1.5 ईयर में कर लूंगी थोड़ा स्ट्रेच स्ट्रेच करके, बट मेरे से नहीं हुआ. तो आपको रियलिस्टिकली आपका टाइमलाइन पता होना चाहिए, जितने टाइम में आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी.
एंड उस हिसाब से यस, तो मुझे ब्रॉड नहीं पता था, वेरी जेन्युइनली नहीं पता था, बट इवन बट मैंने थोड़े हिंट्स तो मेरे हेड में थे, तो जिस हिसाब से मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी आप करके रखो ताकि स्ट्रॉन्ग बैकअप रहे, बिकॉज इवन वेरी ऑनेस्टली दे डिड नॉट थिंक आई एवर क्लियर दिस एग्जाम, और इवन आई नेवर थॉट आई वुड, वेरी वेरी ऑनेस्टली दैट इज द ट्रूथ। फिर क्या हुआ, वैल्यू एडिशन हो गया, फिर मैम इफ आई टेक्स्ट यू इन इंस्टा आप रिप्लाई देंगे हमें मैम? आप इन सब पे डिपेंड मत कीजिए, आपको ये है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। आई पर्सनली थिंक आपको ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में रहना भी नहीं चाहिए। आपको टेलीग्राम पे चैनल पे, सबके टेलीग्राम चैनल्स पे उनके कंटेंट है, तो उसी पे आप ये कीजिए। आपको ये इंस्टाग्राम ये सब का मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट है। यू नीड टू फोकस ऑन competing with people who are very serious, so please do not waste time like this। मैम सी साथ स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया, मेरे हिसाब से मॉक्स कीजिए आप 8 मॉक का। इफ यू आर ह्यूमैनिटीज प्लीज डू 10 to 15 मॉक्स। प्लीज, मतलब मुझे नहीं पता ये स्ट्रैटेजी वर्कआउट करेगी कितना कि नहीं कितना, अगर मुझे कुछ दिख जाएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आपका डेली का शेड्यूल कैसे रहता था मैम? मेरी डेली का शेड्यूल ये था, मैंने वर्किंग के टाइम पे ये किया था कि सुबह मैं 5 बजे उठ के 9 बजे तक पढ़ती थी। फिर ट्रांसिट, मतलब ऑफिस जब जाना होता था 10 to 11 वाला, उस टाइम पे, और आते वक्त जो 9 या 10 o'clock में शुरू होकर ऑफिस से घर आती थी 11 तक, उसमें पढ़ती थी। लंच में भी मैं पढ़ लेती थी। और जब ट्रेनिंग, गवर्नमेंट की ट्रेनिंग थी, उसमें मैं टी ब्रेक्स, जो चाय ब्रेक होती थी 10:30 to 11 और 3 to 3:30, और लंच टाइम में मैं 20 मिनट्स में खा के फिर 40 मिनट्स पढ़ लेती थी, वो 1 to 2 वाला ब्रेक। उसके अलावा मेरी सुबह पीटी होती थी, तो उसके बाद जो टाइम मिलता था 8 to 9, 9:15, तो वो 1.5 आवर 100% पढ़ना था मुझे, कुछ बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना था। सुबह मैं जल्दी भी उठ जाती थी, तो वो टाइम, तो मैं ट्रेनिंग में 6 घंटे, इवन इन ट्रेनिंग इन सर्टन क्लासेस, वेरी ऑनेस्टली विद अ लॉट ऑफ गिल्ट आई एम टेलिंग यू, आई यूज्ड टू स्टडी इवन इन द क्लास। मुझे जब लग रहा था मेरी कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, सो दैट इज समथिंग आई थिंक आई शुड हैव अवॉइडेड, बट वो मैं कर लेती थी। तो आई यूज्ड टू हैव एन ऐप कॉल्ड ड्यूअल पुमटा। इट्स अ ऐप फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ आवर्स। तो उस ऐप में नॉर्मली आई यूज्ड टू क्लॉक इन 8 hours a day minimum। दिस has been my strategy for 3 months going to prelims, 3 months of means। इसमें minimum 8 hours तो रहना ही चाहिए, the 6 months। The rest of the 6 months is when you can take some breaks and kind of go slow. Some days you're studying 9 hours, or some days you're not studying, 1 or 2 day breaks. That is okay. Your broad line there should be 6.5 hours in that time period. But this 6 months is very crucial. तो इसमें तुम्हारी ये होनी चाहिए, that is 8 months minimum, 8 hours minimum। But even if I don't think it's a metric, it's just to see how serious you are। So ऐसे ऐप यूज करने से आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है। हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी? मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। मेरी अगस्त जो रहती है, अगस्त एंड जुलाई, वो काफी, उस मंथ में मेरी एवरेज 10 hours रहती है पर डे। बट नॉर्मली प्रीलिम्स का जो पहले वाली मंथ होती है उसमें भी 10 hours। बट द रेस्ट ऑफ द टाइम इट्स जस्ट 6.5 hours, 7 hours। तो इससे ज्यादा कभी नहीं जाती थी। 55 days स्ट्रेटजी फॉर प्रीलिम्स। 55, अगर मुझे देना होता खुद का, अगर इफ आई हैड टू गिव प्रीलिम्स एंड आई हैव 55 days, आई विल प्लान इन सच अ वे दैट आई विल पुट 35 marks मुझे देना ही देना है, और मुझे सब बुक्स एटलीस्ट 3 बार रिवाइज करना है, बिकॉज आई 55 days। सो आई वुड पुट पॉलिटी 2 दिन का रिविजन, इकोनॉमिक्स 2 दिन का रिविजन, फिर 2 दिन का रिविजन ऑफ एनवायरमेंट, 2 दिन का रिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे करके 8 दिन हो गए। तो यू कैन डू 3 rounds ऑफ इट, एटलीस्ट 24 days। सो 24, एंड उसके अलावा जो साइंस एंड टेक, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स जो भी है, इनका मतलब आप दो दो दिन जोड़ लो, 30 days यू विल हैव टू रिवाइज। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे आप एग्जाम खत्म कीजिए, जो प्रीवियस डे आपने रिवाइज किया था। सेकंड हाफ ऑफ द डे यू स्पेंड ऑन रिवाइजिंग, 7 6 hours यू सिट फॉर रिवाइजिंग। तो अगर मैंने सुबह एक पूरा एफएलटी दे दिया, सेकंड हाफ में बैठ के पॉलिटी रिवाइज कर लिया आज। नेक्स्ट डे एफएलटी दे दिया, उस एरर लॉग भी किया, पॉलिटी रिवाइज कर लिया। थर्ड डे इकोनॉमिक्स। सो 10 days, सो लाइक दिस यू डू अ रिविजन सेकंड टाइम ऑल्सो। व्हेन यू डू द सेकंड रिविजन, उसमें आप यू पिक द सब्जेक्ट यू आर लिटिल मोर, यू फील यू नॉट सो, तो वो पिकअप करके आप कीजिए। पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए मैम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस प्रीलिम्स के लिए ये होता है कि आप यूपीएससी का की जो होता है ऑफिशियल की, वो आप साइड में रखिए, एंड उसके बाद वो की साइड में रख के आप क्वेश्चन, एंड वो की में जो भी वर्ड्स दिए हैं वो भी आपको याद करने चाहिए। फॉर एग्जांपल आई थिंक इन 2021 या 22 ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट अ जैन टेक्स्ट, ऐसा समथिंग लाइक दैट। सो उसमें एक टेक्स्ट शायद बुद्धिस्ट टेक्स्ट था। तो आपको वो क्वेश्चन को लेके उस टेक्स्ट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑलरेडी ऑप्शंस ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन। सो फॉर एग्जांपल
कंदवीरास एक बार शायद आया है, देयर वाज सम अदर वर्ड आल्सो व्हेन दे गिव टर्मिनोलॉजीज, उसका भी आप थोड़ा रिवाइज करके मेक नोट्स ऑन दोस टर्म्स, लाइक इफ अ क्वेश्चन वर टू एवर कम यू शुड बी एबल टू एलिमिनेट इट, मतलब ये आंसर ना हो। तो ऑप्शंस का भी आप थोड़ा मतलब एनालाइज ऐसे कर सकते हो। मेंस की एनालिसिस जो होती है वो ट्रेंड एनालिसिस होती है। फॉर एग्जांपल इस साल डेजर्टिफिकेशन पे एक क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट ईयर द क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली डेजर्टिफिकेशन, इट कैन बी समथिंग ऑन व्हाट इज लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन, उसमें क्या आ जाती है क्लाइमेट चेंज। तो आप थोड़ा एनालिसिस ये कर सकते हो कि टॉपिक वाइज क्या आ सकता है। एक जीएस2 में ये भी एनालिसिस रहती है कि अगर इस बार प्रेशर ग्रुप आ गया, नेक्स्ट टाइम कोऑपरेटिव्स आ जाएगा। तो आप उसका भी आप थोड़ा ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, हर साल कैसे कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार वुमेन प्रेशर ग्रुप्स पे आया था, तो ये काफी स्पेसिफिक थी कि ये वुमेन को कवर किया सोशल जस्टिस के एंगल से, और प्रेशर ग्रुप से एक स्पेसिफिक ही टॉपिक है। तो प्लीज बी एबल टू डू दैट काइंड ऑफ थोड़ा एनालिसिस, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन बीइंग prepared to answer. So I will put this on my channel also, आप एक बार देख सकते हो। मेरी जो एनालिसिस रही है मैं रखूंगी, बट नोबडी इज 100% श्योर। आपको थोड़े ब्रॉड ट्रेंड्स पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ही नहीं, आपको थोड़ा फ्यूचर ट्रेंड्स भी पता होना चाहिए कि अभी एक वॉर चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है ईरान इसराइल वाला। सो वेरी ऑनेस्टली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही है मेन इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। उस क्वेश्चन में यही रहेगा कि व्हाट इज इंडिया स्टांस विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्फ्लिक्ट दैट इज गोइंग ऑन। तो आपको क्या याद रहना चाहिए, कितने दिन हुए और कितने लोग मारे गए, पैलेस्टाइन में कितने लोग मारे गए, 22,000, जिसमें से 80% ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। आपको ये स्टैटिस्टिक्स आपको उसके आंसर रिफ्लेक्ट करनी चाहिए कि फैक्ट्स ये है। एंड इंडिया की स्टैंड क्या रही है, इंडिया इज टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर। इंडिया मतलब कहीं कहीं बायस स्टैंड नहीं ले रही है, इंडिया इज वेरी स्पेसिफिक दैट वी कंडेम टेररिज्म, but at the same time we believe that international rule of law must be protected and upheld. तो आपको ये एक टॉपिक की तरह आपको देखनी चाहिए कि दिस इज वेरी मच एक्सपेक्टेड, एंड आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए ये टॉपिक पे। सो आप बोथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, फ्यूचर ट्रेंड, आप ये दोनों पकड़ के चलिए। मैम आई विल बी अनेबल टू, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? मैं अभी से थोड़ा शॉर्ट आंसर्स देने शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा बता तो दिया है। फिर प्रीवियस ईयर एनालिसिस हो गया है, फिर मैम आई अनेबल टू टू टाइम्स बट आई एम वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो आप प्रीलिम्स के हिसाब से आप थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाइए, और इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस तो मेरे हिसाब से डोंट स्टडी books and everything, then do a lot more mocks. So if there are 50 days, you prepare 45 mocks you give. So that is a strategy I would suggest for somebody who's well prepared in mains. ये ट्राई कीजिए आप मॉक से। फिर नेक्स्ट प्रीलिम्स इज अ मेजर हर्डल, नाम स्पेसिफिक प्रीलिम्स डिस्कस कीजिए। प्रीलिम्स का मैंने आपको बता तो दिया है, मेरी स्ट्रैटेजी मॉक्स रही है। मैंने दोनों अटेम्प्ट में 100 मॉक्स दिया है। मैंने एक्सेल शीट मेंटेन किया था कि मेरे स्कोर कितना आ रही है, मुझे कितना अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरी ऑप्टिमल आ रही थी 88 क्वेश्चंस, तो मैंने दोनों अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 88-90 उसी के रेंज में मैंने मार्क किया था। तो दोनों दोनों में इतने नंबर आ गए, बट लास्ट पेपर वाज थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल, उसमें मेरे कम नंबर आए ही हैं। तो आप प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से मॉक्स कीजिए, और रिवाइज तो 100% आपको एटलीस्ट 3-4 बार करने चाहिए। डिड यू प्रिपेयर मॉडल आंसर्स? नो। प्रीवियस मैंने मॉडल आंसर्स का वही बता रही हूँ, पेपर 1 के लिए थोड़े क्वेश्चंस के लिए किए थे, बट सबके लिए नहीं किए, क्योंकि उतना टाइम नहीं था मेरे पास। एनालाइज प्रीवियस ईयर, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे, मैं आप रिकमेंड कर रही हूँ यूल कुंटा। इसके अलावा भी कई टाइम ट्रैकिंग एप्स आते हैं, वो कीजिए। या आपके सामने एक चार्ट रखिए, हर दिन के नंबर ऑफ आवर्स आप जो कर रहे हो वो कीजिए। वो हर दिन एक मोटिवेशन साइकिल बन जाएगा। अगर आप 21 डेज ये कर पाते हो, वो एक हैबिट बन जाएगा। तो आप थोड़ा ये कर सकते हो। व्हाट शुड आई डू टू स्कोर हायर इन जीएस4? माय स्कोर इन जीएस4 दिस टाइम इज 129, एंड मेरी स्कोर लास्ट ईयर थी 117। मेरे हिसाब से जीएस4 में आपको करंट अफेयर्स, इफ योर स्कोर हैज गॉन डाउन, वन इज आप सिलेबस की वर्ड्स आप सही से यूज नहीं कर पा रहे हो, या सेकंड ये हो सकती है आप करंट अफेयर्स नहीं डाल रहे हो। मतलब करंट अफेयर्स आप थोड़ा न्यूज से उठा के डालिए। न्यूज से करंट अफेयर्स बहुत मिल जाएंगे आपको कि व्हाट आर पीपल डूइंग। there are people who are helping people of marginalized communities, mean transgenders, to come and vote, उनकी awareness, उनकी voter rights। तो आप ऐसे ऐसे examples, please pick such examples, make notes out of it, and your score drastically will improve with such examples। उसके अलावा आप topper copies, I would refer Divya Mishra मैम्स topper copy, Vishaka Yadav मैम्स topper copies, and इस साल की I think topper somebody got 143, please check their copies also, you'll get a broad idea on how numbers are increasing। मैम सोशियोलॉजी को बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए? सोशियोलॉजी बिगिनर को प्लीज
रेफर टू सिलेबस। आप एक बार पूरा प्रिंट लीजिए, सिलेबस उठा के फिर वो एक बार पढ़िए वो सिलेबस। उसके बाद इग्नू मास्टर मटेरियल में प्लीज डोंट रीड एवरीथिंग। वो टॉपिक के हिसाब से 100 वर्ड्स, टॉपिक के हिसाब से 100 वर्ड्स, ब्रॉड बेसिक बेयर मिनिमम आप ये कीजिए। उसके अलावा टेक आउट नोट्स ऑफ एनी टॉपर, वन टॉपर, दैट्स इट। धात्री रेड्डी मैम हो गई, तो उनकी नोट्स आप उठा के पूरा एक बार पढ़ के देखिए कि कुछ समझ आ रहा है, फ्लो है, ये है। उसके बाद उस पे आप बिल्ड करते जाइए। एटलीस्ट यू नीड 3-4 रिविजन्स, and after that you build some base in sociology, and after that you keep adding knowledge, be it through topper copies or be it through other topper के notes या be it through some other coaching center के material या current affairs material। इस सब पे आप build कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से broad यही होगा कि इग्नू के notes आप थोड़ा लेके, डोंट रीड एवरीथिंग एक्सटेंसिवली। आपको एमए स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सोशियोलॉजी सिलेबस, एग्जाम के सिलेबस के थ्रू आप थोड़ा पढ़ सकते हो। कब से स्टार्ट? 5-6 मंथ्स आपको टाइम लग जाएगा, ब्रॉड बुक्स एंड 3-4 ब्रॉड रिविजन। उसके बाद आप स्टार्ट कर लीजिए। सो एटलीस्ट 6th month ऑफ योर प्रिपरेशन यू शुड बी स्टार्टिंग आंसर राइटिंग, एंड इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लीज रेफर आंसर्स ऑफ टॉपर्स ऑफ दैट ईयर, सी व्हाट इज देयर आंसर राइटिंग स्टाइल, एंड उस पर प्लीज आप बिल्ड कीजिए। इकोनॉमी को कैसे प्रिपेयर करें? इकोनॉमी को तो मेरे लिए इकोनॉमिक्स थोड़ी इजी थी, तो आप उस हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूँ तो मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो कीजिए। थोड़ा ब्रॉड बेसिक समझ जाएँगे, और यूट्यूब में काफ़ी फ्री वीडियोज़ है, वो भी देख सकते हो। थोड़ा ब्रॉड बेस आपको समझ आएगा। और एक टेक्स्ट बुक रमेश सिंह मैंने पढ़ा था, तो मैं आपको वही बताऊँगी। बट उसमें भी आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ब्रॉडली क्या टर्म्स है, इकोनॉमी में आप डिवाइड कीजिए, क्या थोड़े एप्लीकेशन क्वेश्चंस है कि रिपो रेट क्या होती है, इनकी डिफरेंस क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स। एक होती है इकोनॉमिक पॉलिसी, जो होती है कि प्लान्स जो हो गए, या अभी इकोनॉमिक क्या हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब की क्या हम कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग ये सब। तो आप थोड़ा डिवाइड करके थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और मॉक टेस्ट भी कीजिए, इकोनॉमिक सेक्शनल टेस्ट। सोशियोलॉजी के मैंने वही बता दिया, हाउ टू एनालाइज पीवाईक्यू मैंने ये बता दिया। प्रीलिम्स इज अ मेजर हर्डल मैम, प्लीज मैंने ये बता दिया मैम। 55 डेज डिस्ट्रैक्शन से कैसे हटना चाहिए। सोर्सेज फॉर सोशियोलॉजी मेरे सोर्सेज रहे हैं, मैंने आईएएस गुरुकुल से नोट्स अपना खुद का बनाया है वो कोर्स लेके। उसके बाद मैंने उस पे धात्री रेड्डी मैम और नेहा भोसले मैम दो दो अटेम्प्ट्स में, तो मतलब 3 सालों में मैंने उन दोनों के नोट्स से कंटेंट उठा के अपने नोट्स में डाले हैं। और टॉपर कॉपीज नेहा भोसले मैम हो गई, धात्री रेड्डी मैम, गुंजिता अग्रवाल मैम, इनके नोट्स से काफी, इनके टॉपर कॉपीज जो होते हैं उससे भी नोट्स उठा के अपने नोट्स में डाले हैं। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। एटीएस प्लस लास्ट 2023 में फोरम के लिया था, तो उससे थोड़ा कंटेंट मैंने उठाया था। डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना चाहिए? डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बट मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट वन। तो आप सोशल मीडिया हटाइए, और फोन में आप मतलब कुछ ऐप ब्लॉक कर डालिए, ताकि 1 घंटे के बाद कुछ वो ऐप क्लोज हो जाए, समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा आप मतलब पार्टनर्स भी रख सकते हो जो आपके साथ पढ़ रहे हो, वो अपने आप पे अकाउंटेबिलिटी दे और आप उनको अकाउंटेबिलिटी रहे, तो मतलब वो भी आप कर सकते हो। अ, मैं करोल बाग से नहीं की हूँ, मैं हैदराबाद में रहती हूँ, और मैंने कभी करोल बाग से कोचिंग नहीं लिया है। कोचिंग लगना ज़रूरी होता है क्या मैम? मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, और आप खुद से कर सकते हो आराम से। कोचिंग की यही ये होती है कि आपको थोड़ा मतलब मैं तो फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करती हूँ किसी को। ऑप्शनल के लिए आप सोच सकते हो, क्योंकि कोचिंग से आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है ऑप्शनल का और लेके, बट नॉट फॉर जीएस। जीएस आप खुद से कर सकते हो। विच सब्जेक्ट वी कैन स्टार्ट? मेरे हिसाब से you can start from a subject that is close to you. For me, somebody from MBA, I would start with economics. But if you're coming from humanities, I would recommend history. If you're coming from engineering background, I would recommend polity. मतलब थोड़ा polity से कहीं ना कहीं people, some of the IITians have taken some courses on polity back in their college, economy या polity. तो उन दोनों में से मैं engineer को recommend करूंगी। तो आप थोड़ा अपना देखिए इंटरेस्ट, उस हिसाब से सब्जेक्ट पकड़ लीजिए। इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। मेरे बोर्ड दिनेश दासा सर थे, और क्वेश्चंस आईआरएस पे थे कि रेवेन्यू सर्विस कॉर्पोरेट टैक्स रेट का क्या करना चाहिए, या मतलब रेवेन्यू टैक्स कंप्लेंट्स कैसे बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस थे, और मुझे गाना गाने भी बोले थे, तो मुझे 182 भी मिले। तो मेरा एक्सपीरियंस डिसेंट था, इतना भी अच्छा नहीं था, बट डिसेंट था। शेयर योर इंटरव्यू एंड सजेस्ट समथिंग अबाउट इंटरव्यू। इंटरव्यू का इफ आई हैड टू शेयर, ब्रॉडली आपको थोड़ा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे प्रिपेयर करने चाहिए। इंटरव्यू इज अ गेम ऑफ लक एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि 20 मिनट्स में यू आर बीइंग जज्ड, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू मेक अ असेसमेंट ऑफ इट, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर योर एंड। So my experience is that I got a 160 also in my first attempt. I got a 190 in my last attempt, and this year 182. So I think you can prepare broadly to get to 180, which is current affairs, and you're able to talk about current affairs with a lot of confidence, and you're very honest कि मुझे इतना आता है, मुझे इतना नहीं आता।
द रेस्ट पोस्ट दैट विल डिपेंड ऑन कितना पैनल आपको रिलेटिवली जज करता है। तो इतना मेरी एक्सपीरियंस रही है। इकोनॉमिक्स का मैंने बता दिया, प्रिपरेशन की स्टार्टिंग के नोट्स बनाए या बाद में। प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड नोट्स साथ में चलनी चाहिए, एंड वो नोट्स को आप दोबारा दोबारा बनाने चाहिए। बी रेडी टू क्रिएट, preserve and destroy your notes. मतलब what notes you make in your first year will not be relevant after 6 months, क्योंकि you know a lot more and you will recollecting. So make short notes out of it, short notes. तो आपको ऐसे 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 आते आते मेंस तक आपकी नोट्स ऐसे होना चाहिए कि 5 पेजेस में आप पूरा कवर कर रहे हो पूरा जीएस की सिलेबस। मेरे पास 10-10 पेजेस के नोट्स होते हैं फॉर एवरी जीएस पेपर, एंड दैट इज द ओनली थिंग आई टेक टू एग्जामिनेशन हॉल। दैट इज समथिंग आई रिकमेंड टू यू आल्सो। You might have 100 pages के notes on the first day. It should become 50 pages. You should be able to cross out things that are not relevant anymore, because new content will keep coming on to you. तो मतलब उस हिसाब से कीप गेटिंग इट शॉर्ट, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा याद भी हो जाएगा आप उतना एंड तक। दोनों होने चाहिए, सिलेबस खत्म करके रिवाइज करके करे या डेली वाइज की भी आपको टारगेट होनी चाहिए रिवाइज के, बिकॉज यू नीड टू बी फेमिलियर विद व्हाट यू हैव रेड बिफोर आल्सो। तो वीकली रिवीजन की टारगेट लगा लो आप, डेली का मत लगाइए। बट संडे एक दिन है जिसमें आप लास्ट 2 वीक के रिवाइज कर लिए, समथिंग लाइक दैट। एनालिसिस ऑफ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वही बताया। मेंस का आप ट्रेंड एनालिसिस करते हो, प्रीलिम्स का आप ऑप्शनल ऑप्शंस जो है उसके एनालिसिस, क्वेश्चन टाइप, जैन टेक्स्ट पूछे तो जैन टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लोगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंपॉर्टेंट एटलीस्ट 3-4 आपको पता होने चाहिए। आगमास किसने लिखा है? अवदानास। अवदानास और बुद्धिस्ट, आगम्स आगमास और जैन्स। तो एटलीस्ट ब्रॉडली आपको थोड़ा एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन भी होनी चाहिए इस तरीके से। कोचिंग के क्लास नोट्स पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़े या नहीं, स्टैंडर्ड बुक पहले पढ़िए, उनकी कोचिंग के क्लास नोट्स आपकी मेन सोर्स नहीं रहेगी कभी। आप एडिशनली आपको टाइम है और वो करना चाहते हो करो, बट मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड बुक इज मोर देन इनफ। रिवीजन स्ट्रैटेजी वही है मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी कि मैं टेस्ट के बाद रिवाइज कर लेती थी जो भी होता है। बुक का मैंने 4 बार डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ रिवीजन किया है, और मैं शॉर्ट नोट्स जो बना लेती थी। मेरी शॉर्ट नोट्स की स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंट है कि मेंस के लिए भी वही, आई विल मेक डिफरेंट शॉर्ट नोट्स एवरी ईयर व्हेनेवर आई गो टू मेंस एग्जामिनेशन। प्लान बी, प्रीलिम्स इज अ मेजर हर्डल मैम, मैंने बता दिया प्रीलिम्स का। हाय गुड इवनिंग इन योर रिसोर्सेज। प्लान बी कब से रखना? आपको ये थोड़ा डिसाइड करना चाहिए बेस्ड ऑन योर एजुकेशन लेवल, योर टाइमलाइन गिवन बाय योर पेरेंट्स, और 3 आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है। मैं अपने लिए डिसाइड की थी कि 3 फर्स्ट मैंने डिसाइड किया था 1 अटेम्प्ट, क्योंकि मुझे करियर लग रहा था, मैं मेरी करियर जो मैंने थोड़ा बनाया था एमबीए के बाद ऐसा मतलब वो चला जाएगा। बट मैंने उसके बाद डिसाइड किया था कि 3 अटेम्प्ट्स। बट वो भी मैंने अपडेट किया है कि मैं 4 कर लूंगी, क्योंकि मेरे पास एक सर्विस ऑलरेडी था तो मेरी स्ट्रेस नहीं थी। बट इफ आई डेंट हैव एनी सर्विस, मेरे लिए 3 मोर देन होती है, और उसके बाद मैं आरबीआई एग्जाम ऐसा कुछ दे देती। Good evening. In your resources mentioned that of governance you manage vision value, but on vision website, right? So मैंने 2020 मटेरियल से ही किया था, बट उससे मैंने न्यूज का जो भी मैं द हिंदू एक्सप्लेन इन जो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस है उससे कंटेंट मैंने काफी यूज किया है 2020। आई होप दे अपलोडेड दिस ईयर कि इट्स ऑलरेडी 2024। आई होप दे अपडेट दैट मटेरियल, बट दैट इज द सेम थिंग, क्योंकि मैंने 2020 अटेम्प्ट से ही शुरू किया था। सो दैट इज द सेम मटेरियल आई हैव यूज्ड। आई डिड नॉट चेंज एनीथिंग, बट आई एडेड एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। But if governance, if they ask about policy, one policy is clean energy policy. So that notes might not cover it, but that's something I'm reading in the newspaper every day. So something like that. तो आप न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ोगे तो उस कंटेंट के वो कंटेंट लिख के भी आप थोड़ा करंट अफेयर्स आप ये कर पाओगे। कैसे रखनी चाहिए पॉजिटिव अप्रोच? टॉपर आंसर्स देखिए, टॉपर आंसर से हाउ मच आर यू एबल टू सी हाउ दे आर बीइंग रेलेवेंट, एंड आप क्या कितना आप इनकलकेट कर पा रहे हो। सो गेट इट चेक्ड बाय समबडी हु इज आल्सो स्टडीइंग विद यू। दैट इज वन वे ऑफ बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। सेकंड इज आप अपने आप को ट्रीट दीजिए। अगर आप ये 7 मिनट में 10 मार्कर खत्म कर पा रहे हो, 11 मिनट्स में आप 15 मार्क्स खत्म कर पा रहे हो, दैट मीन्स दैट यू आर गेटिंग ऑन टू स्पीड। सो कीप getting yourself like some reward if you're able to do that. 45 marks in full length test, how to improve marks? वही है, please make an Excel sheet, see how many you're attempting and how many are correct, your accuracy rate and subjects where like पूरा subject level analysis पे चले जाइए. So you take 2 hours after that test to just do subject level analysis. Then with subject में you have the least. If you're getting 30-45, I am assuming 3 subjects में you are at least 3-4 में you are basically not performing well. So वो subjects उठा के आप revise एक subject को पहले revise कीजिए, then see if your marks are improving. So slowly do that. That will help you improve.
मैम और सोशियोलॉजी के आपने कौन से बुक्स रेफर करे? हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम प्लस एनसीईआरटी, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एंड मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th टेक्स्ट बुक्स मैंने जीसीलियम खरीदा है बट मैं उससे कुछ भी नहीं पढ़ी हूँ। पीएमएफ आईएएस और डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स उठाई हूँ, ज्यादा नहीं किया है। इकोनॉमी के लिए मैंने रमेश सिंह पढ़ा है बट ब्रॉडली बहुत सिलेक्टिवली पढ़ा है, सब कुछ नहीं पढ़ा है। फिर मैम आप लबास में कब जा रहे हो? अभी तक कुछ बताया नहीं। हाउ टू इम्प्रूव जीएस1, मुझे ही जीएस1 में 87 आए, मुझे भी नहीं पता आपको मैं क्या आंसर दूं। मैंने खुद से ये सोचा था कि मैं मैप्स ज्यादा डालूंगी, हर ज्योग्राफी क्वेश्चन में मैंने मैप डाला है, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पे भी मैप्स डाले हैं, या माइंड मैप ऐसा मतलब कुछ ग्राफ बना लिया, कुछ मतलब एक इंडिकेटर जैसा कुछ बना लिया, रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम जैसा। तो मतलब यू कैन थिंक हाउ टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशंस। फॉर एग्जाम्पल इस बार क्वेश्चन था फेब जॉर्ज, जॉर्ज बोलते हैं उसको, FJORDS। उस क्वेश्चन का पीपल हैव ड्रॉन डायग्राम्स कि कैसे बनते हैं वो। सो यू शुड बी एबल टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड बी एबल टू ड्रॉ डायग्राम्स। Which subject of NCRT? मेरे हिसाब से it will depend on your background. I started with economics. I recommend polity और history, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे। करंट अफेयर्स की तैयारी, करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से आप न्यूज़पेपर हर दिन पढ़िए। कीप अ टारगेट 45 मिनट्स एंड दैट टू इन दैट मेन। आई डोंट सजेस्ट कि आप एडिटोरियल्स एंड ऑल आर ओनली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। स्टार्ट रीडिंग द एक्सप्लेन्ड व्हाट इज हैपनिंग वाला आ जाता है, ये स्टार्टिंग फर्स्ट पेज में जस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यू शुडंट रीड द एंटायर थिंग इन द फर्स्ट पेज। एंड उसके बाद देन यू बिल्ड ऑन इट एंड फॉलो वन करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन विच कम्स इन द मंथ। तो वो कंपाइलेशन आप देख लीजिए एंड वीकली डेली टेस्ट करके कुछ थोड़े एप्स आ जाते हैं, बाजीराम की एक ऐप में डेली टेस्ट होती है, प्लीज अटेम्प्ट दैट। सो दीज आर थ्री थिंग्स दैट यू कैन डू: वन न्यूज़पेपर, वन मंथली कंपाइलेशन एंड वन डेली क्विज। Were Tagore and Gandhi. Could you please share your approach? History, first question, Tagore and Gandhi ka. My answer was, I started off saying that Tagore and Gandhi both are very inspirational freedom fighters who ensured and who have played a monumental role in ensuring India achieved freedom and so on. And I made a table जिसमें मैंने separate किया था कि what was the difference in approach. I said Gandhi ji was nationalist and he was internationalist in approach. मैंने examples डाला था। नेशनलिस्ट कहा, डांडी मार्च। इनकी इंटरनेशनलिस्ट अप्रोच क्या था कि अबाउट हिज व्यूज ऑन वर्ल्ड वॉर एंड सो ऑन। सेकंड मैंने डाला था गांधी जी अप्रोच वाज अबाउट हाउ टू बिल्ड लोकल कम्युनिटीज, वेयर एज रविंद्रनाथ टैगोर जी की आइडियाज जो थी दैट वाज अबाउट शांति निकेतन और बिल्डिंग वर्ल्ड पीस। सो ही वाज कमिंग बॉटम अप एंड दिस इज टॉप डाउन। तो इनकी जो दोनों की विचारधारा, हाउ वाज दैट डिफरेंट। एंड थर्ड पॉइंट वाज ऑन व्हाट वर देयर व्यूज ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो उसमें एक है गांधी जी के व्यूज ऑन हाउ टू डील विथ वर्ल्ड वॉर 1 एंड व्हाट वाज द व्यू ऑन द अदर साइड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी के व्यूज क्या थे? दैट वी नीड टू एंश्योर दैट वी सपोर्ट ब्रिटिश राइट नाउ एंड लेटर ऑन जो भी है। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी was somebody who did not believe in anything like this. He believed in extreme peace. So some of these were the questions, and the second part of the question मैंने ये किया था, but they were similar in approach. Similar क्या थे? They both said they both stood for Indian rights, and even Tagore ji gave back his medal जब जलियनवाला बाग हुआ था। Second point ये था कि they both prioritize Indian rights, so they spoke about anything that happened, be it Bengal, मतलब जो भी बंगाल में हुए थे, या अटैक ऑन रेवोल्यूशनरीज, दे कोर्ट केसेस, उस पे दोनों ने बात किया था। एंड so they were similar. ऐसे मैंने चार points. I'm also very sorry, I'm not able to exactly recollect मैंने क्या दिया था, but my point of view is I started seeing that they were very important. उनकी दोनों के approaches क्या different थे, उनके दोनों, but still there was some commonality approach. At the end of the day, we take from Rabindranath Tagore ji, we take our head held high, and from Gandhi ji we take the importance of peace and मतलब ऐसा कुछ, I quoted something from Gandhi ji's quote also saying we take back these two and they both are very important. कैसे बनाए मैंने नोट्स का आपको बता दिया है, सोशियोलॉजी बिगिनर का बता दिया है। हाउ डिड यू प्लान जीएस इन 100 days पोस्ट प्रीलिम्स? तो ये भी मैंने आपको ब्रॉडली बता तो दिया है कि मैंने सोचा है कि मुझे 36 टेस्ट देने हैं, सात पेपर को मिला के। एसए का मैं ये करती थी कि एसए का वीकेंड, बट दिस अटेम्प्ट में मैंने एसए ऑलमोस्ट हर तीसरे दिन मैंने सोचा है एक एसए का मैं कैसे लिखूंगी, और मैंने एसए बहुत लिखे हैं, 10 to 15 एसेस मेरे हो गए। सोशियोलॉजी का हैज ऑलवेज बीन वन प्लेस वेयर कॉन्स्टेंटली मुझे पता था इसमें नंबर आ जाएंगे, तो दैट वाज ऑलवेज
मुझे बस 8 टेस्ट लिखने थे उसके और नोट्स मेरे मैं बस उस पे मैं रिवाइज करती थी। एथिक्स का यही था कि मैंने टेस्ट प्रैक्टिस किया है, इस बार भी मैंने 7 टेस्ट लिखे हैं। और जीएस का यही प्लान था कि 1, 2, 3 मैं मैनेज करके ऑलवेज आई यूज्ड टू स्टार्ट विद 3 बिकॉज़ मेरे नंबर इतने नहीं आए उस पेपर में। 2 वाज़ ऑलवेज द पेपर आई डिड एट द लास्ट, जीएस 1 वाज़ वन दैट आई डिड इन द मिडल। ऐसा मेरा स्ट्रैटेजी रहता था। 30 25 25 25 सो 75 डेज यही हो जाता था। फिर रिवाइजिंग, यू हैव नथिंग मोर टू डू। प्लीज 25 25 आप मतलब उसमें भी डिवाइड कर सकते हो, लाइक सोसाइटी सोशल जस्टिस साथ में कर लिया, या इकोनॉमी एग्रीकल्चर यू हैव डन, डिजास्टर मैनेजमेंट इन पेपर 3 एंड ज्योग्राफी इन पेपर 1 आपने साथ में कर लिया। तो प्लीज सी व्हाट आर लिंकेजेस दैट यू कैन डू। आई विल बी शेयरिंग माय नोट्स ऑन माय टेलीग्राम चैनल, हाउ मच हैज वन हैज टू वर्क। Thank you for replying to all of the questions. आपकी optional strategy I have already told. It's on my Telegram channel also. Did you prepare society differently? No. उस पे वैल्यू वैम तो एक बार पढ़ा था। सिलेबस कैसे एनालाइज करना चाहिए मैम, ये भी मैंने बता दिया है। सिलेबस आप पढ़िए 10 बार, लाइक यू विल बी एबल टू फर्स्ट यू शुड मग अप द सिलेबस टू बी एबल टू एनालाइज इट। एनालाइजिंग इज द सेकंड पार्ट ऑफ इट। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी मेरे हिसाब से जरूरी है, मैंने तो वो किया है, मैं वही रिकमेंड आपको कर रही हूँ। एक बार पढ़ने के बाद दोबारा करने का या स्टैंडर्ड बुक करें। फॉर क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार पढ़ लिया, आप स्टैंडर्ड बुक पे चले जाइए। और मेरे हिसाब से इफ यू आर डूइंग एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री, यू रीड इट 3-4 टाइम्स बिफोर यू थिंक ऑफ देयर इज नथिंग, देयर इज नो स्टैंडर्ड बुक इन दैट। इकोनॉमी मेरे हिसाब से यू रीड इट 2-3 टाइम्स बिफोर यू डू एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, क्योंकि उसमें बहुत कंटेंट है। सो इट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी पर डे। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू टेल दैट। Madam, how much one has to work on computer in ICLS? This is question. मतलब it depends. It has field job also. तो ऐसा मतलब computer का काम का है नहीं, but significantly because it's a lot of analysis of data that corporates give you. So उसकी number होती है। Test series के question final exam में आज आप ही देखो, वैसा कुछ होता नहीं है, बट द गुड थिंग अबाउट कोचिंग इज इट गिव्स यू सर्टेन इनपुट्स, सर्टेन क्वेश्चंस समटाइम्स कम इन एन इनडायरेक्ट फॉर्म। तो मतलब ये नहीं है तो इन 100 क्वेश्चंस इफ 15-20 कोचिंग सेंटर्स आर सेटिंग तो वो हो ही जाता है। नोट्स कैसे बनाइए नेक्स्ट मैम फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट विल बी माय, सो व्हाट शुड आई डू, मैंने ये भी समझा दिया है आपको। कौन कौन से मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए मैंने ये भी बता दिया। आप अगर ये फॉलो करोगे, आपको आपने प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम कौन सी सिटी से दिया था? दोनों हैदराबाद से दिया था। So I think this has gone on for 1 hour, 4 minutes. I have mostly answered everything. If you see it again, you will mostly see. मैम एनसीईआरटी बेटर है मेरे हिसाब से। ज्योग्राफी के लिए पहले आप एनसीईआरटी ही कीजिए, एनसीईआरटी इज स्टैंडर्ड। उसके बाद ही देन यू थिंक, मेरे हिसाब से जीसी लॉन्ग इज नॉट नीडेड, आप एनसीईआरटी कीजिए। मैडम जॉब प्रोफाइल ऑफ आईसीएलएस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस जो होती है, इट डील्स विद कॉर्पोरेट्स, इट इज डीलिंग विद रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट्स, पहले इनकॉर्पोरेशन से लेके हाउ डू यू क्लोज। तो उसमें तो उसमें आप यू अंडरस्टैंड हाउ टू रेगुलेट सीएसआर, जो एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट होती है। कंपनी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, कंपनी की कैसे आईपीओ अगर निकलती है वो भी पहले हमारे एमसीए के जो भी डिपार्टमेंट होती है वहां पे आती है। इन्वेस्टिगेशन अगर कुछ गलत हो गई उस कंपनी में, उसकी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सब रिपोर्ट्स आईसीएलएस कराती है। So ICLS is a very future-oriented service for a country जहाँ पे companies are more than 15 lakhs today and they are supposed to grow to 55 lakhs by 2030। तो आप समझ सकते हो ड्यूटी कितनी बड़ी है, and मेरे हिसाब से वो सर्विस काफी बहुत ग्रो करने वाली है in the next future times। So I think that's it from my end. I'm going to be ending the stream. I thank UPSC time for this, and आप जो भी हो, you have my Telegram channel का link. I'm going to post my Telegram channel का link again. Please, you can. I will open that forum again to ask me questions at a later stage. आप please एक बार please go through and you can always come back to me. I will mostly respond to questions there. So I will open the forum there also. But again, thank you so much, and I am ending the stream. Thank you.